दर्शकों, मीरा भाईंदर में पिछले एक हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ है स्टेट इन्वेस्टमेंट। अंग्रेजों का टैक्स लगान जो होता था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन लगान छोड़ गए। इसी की तर्ज पर स्टेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है और लगान वसूल रही है। एक्चुअली ये सच्चाई क्या है और सच क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके लिए हमारे पास हमारे कार्यालय में मौजूद हैं घर हो तो ऐसा रश्मि ग्रुप के मालिक योगेश भाई। इनसे जानते हैं कि ये सच्चाई क्या है और क्या जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं आप। सर, मैं 92 से मिरौड़ आया हूँ। मिरौड़ का डेवलपमेंट भी इतना नहीं था। 95 के बाद थोड़ा मूवमेंट आया। तब 97 में श्री प्रफुल्ल पाटिल जी ने इसका मुद्दा उठाया था कि स्टेट इन्वेस्टमेंट के लोगों को तकलीफ हो रही, कि तब ये पूरा गांव ही था और चावल लगते थे। तो 97 के बाद ये हाईलाइट में आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मंदी आ गई, फिर ठंडा हो गया। तो 99 में 50 रुपये फुट लेते थे, फिर 2004 में 100 रुपया हुआ, फिर 2008-10 के बाद 150 रुपया हुआ, फिर बीच में बंद भी हो गया था, कानून भी चेंज भी हो गया था, तहसीलदार ऊपर से नाम भी निकल गया था। फिर 2008 में जो भी महसूल मंत्री आए कुछ ना कुछ एडजस्ट हुआ, उसके बाद वापस चालू हुआ। तो 2015 से अभी तक 200 रुपया था, अभी 20 के बाद 400 रुपया ले रहे हैं। सर, पर इसके पीछे सच क्या है? कौन है ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से पीछे पहले ये जानना चाहिए कि जो पुराने 95 तक जितनी भी बिल्डिंग बनी है उसी ने कभी एनओसी लिया ही नहीं है। आज जो बोलते 100-150 साल से चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा इतना ही कहना है, ये 100-150 साल से नहीं है, 97 के बाद ज़्यादा हुआ। और पहले की जितनी बिल्डिंग है उसने एनओसी नहीं लिया है। क्यों? आज रीडेवलपमेंट में आप लोग जा रहे हैं, जैसे आपका पत्रकार, आपने भी कोई बिल्डिंग ली, उसमें आपने परमिशन ली। पुराने सोसाइटी जो आज ले रही है उसको पैसा लेना पड़ा। उसका मतलब ये हुआ कि 30 साल 40 साल पहले किसी ने एनओसी लेना नहीं पड़ता था, आज उसको रीडेवलपमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए लेना पड़ रहा है। और ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, जो आपका सवाल, वो डायमनेक्स ग्रुप जो बारामती में डेयरी कंपनी है, जो अपना बालवाजी ये सब ग्रुप, गोयंका जो अपना सृष्टि बनाया है, जिसका गोरेगांव में ऑफिस है, तो सृष्टि के गोयंका जी जो ग्रुप है, गोयंका ग्रुप, फिर ये डायमनेक्स ग्रुप, सुधीर बालवाजी, ये लोग आए, वो ग्रुप के अंदर ही है। हर बार एनओसी लेने जाना पड़ता है। जो भी कलेक्शन कर रहा है वो 100 में से 20 रुपीज ऊपर से लेकर नीचे तक डिवाइड हो जाता है और अपना काम करते हैं। मीरा भाईंदर शहर में 3 बड़े नेता हैं। विधायक प्रताप सरनाइक हैं, विधायिका गीता जैन हैं और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता हैं, जो हमेशा मीरा भाईंदर विकास के लिए अग्रणी रहते हैं और मीरा भाईंदर के विकास में, चौमुखी विकास में उनका सभी का सहयोग है। लेकिन आज दिन तक उन्होंने सभी इस मामले में श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, सरना जी कहते हैं मैंने मुद्दा उठाया था, और वहाँ नरेंद्र मेहता जी कहते हैं कि 2016 में मैंने भी इसका विरोध जताया था, मुद्दा उठाया था। तो आखिर में इतना विरोध जताने के बाद भी ये स्टेट इन्वेस्टमेंट का जो लगान है ये क्यों नहीं हटा? सर, ये 3 जन नहीं, सबने विरोध उठाया। जिसने विरोध उठाया वो आगे गए या कुछ अपना बेनिफिट लिया और आगे निकल गए। और मैंने भी 2002 में उसका विरोध उठाया था। मैं जब सेट नहीं हुआ तो मेरी एक बिल्डिंग टूटी कि भाई तू आगे बहुत जाता है, बिकॉज विरोध उठाओ या नुकसान सहन करो या अपना करो। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ, हम तो आज डेवलपर है। गीता मैडम के ससुर मिठालाल जैन, उसके मिस्टर भरत भाई जैन, आज वो 92 से गोल्डन नेस्ट इतनी सारी बिल्डिंग बनाई। तो 92 से 2006 तक कितनी एनओसी ली, और मैं एमएलए बनने के बाद अभी करंट मीरा भाईंदर में चल रही है, तो उतनी कितनी एनओसी ली। जब खुद ही एमएलए और डेवलपर होने के बाद एनओसी ले रही है, उसका मतलब अन्याय सहन किया या नई एनओसी लिया तो क्यों नहीं ली? ये हो गए हमारे गीता मैडम। वैसे ही अपने नरेंद्र मेहता जी एमएलए के साथ डेवलपर है, अपना घर बनाया, चिल्ड्रन क्लब बनाई, काफी डेवलप प्रोजेक्ट चल रहे हैं। या उसने एनओसी लिया तो सबको पब्लिक को दिखाए, जो वो जब लिया है तो दिखाए, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। तीसरा, हमारे प्रताप नायक थाना से मिरौड़ आए, तो मिरौड़ में भी 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसने भी प्रोजेक्ट बनाया तो उसका भी एनओसी। सेम मीरा भाईंदर अपना खुद का ही प्रोजेक्ट बना रहे म्यूनिसिपालिटी। जब हर जमीन में एनओसी लगती है तो मीरा भाईंदर नगर पालिका ने जो बनाया, जैसे हॉल बनाया, मॉल बनाया, जो भी म्यूनिसिपालिटी ने हॉस्पिटल बनाई, उसमें भी तो सेम कानून लगना चाहिए था। तो वो लोग ने लिया कि नहीं लिया? जब म्यूनिसिपालिटी ने लिया तो टाउन प्लानिंग वाले ने भी क्यों भरा होगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबके लिए लगता था। तो मेरा कहना है कि तीनों एमएलए साहब ने सवाल उठाया, आगे बढ़े, फिर वापस चलते रहा, अपना काम हो गया, आगे निकलते। अभी इलेक्शन नजदीक आया तो ये मुद्दा उठेगा, फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा।
योगेश भाई, आप जिस तरीके से तीनों ही नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब है नेता अपना फ़ायदा उठा लेते हैं लेकिन जनता पीसती है। फिर जनता को क्यों भरना पड़ रहा है? जनता को सच्चाई मालूम पड़नी चाहिए कि ये लगान जो अगर सभी नेता विरोध कर रहे हैं तो ये जो कहीं ना कहीं स्टेट इन्वेस्टमेंट की जो दादागिरी है वो बंद होनी चाहिए। ना सरकारी कामों में एनओसी है, ना नेता एनओसी लेते हैं, तो आखिर में जनता से क्यों वसूला जाता है? मैं ये नहीं बोला नेता एनओसी नहीं लेते, मैं ये बता रहा हूँ कि ये तीनों नेता, जैसे आपकी दबंग खबरें में मैंने देखा है गीता मैडम, जैसे कोई छोटा काम रहा, कोई ओसी का प्रॉब्लम रहा तो पब्लिक के साथ करती है, कभी कोई मीन्स इंजीनियर को थप्पड़ मारती है, हर जगह पे रजिस्ट्रार पे जाके कंप्लेन करती है, हर जगह पे रैली निकालती है, हर जगह पे थप्पड़ मारती है, हर जगह पे पब्लिक का भला देखती है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी में कितनी बार धरना किया, कितनी बार थप्पड़ मारा और कितनी बार आंदोलन किया, मुझे ये बताइए। मेहता जी ने कितना आंदोलन किया, जैसे अभी होटल के लिए आंदोलन किया था, भाई साहब ने होटल का खाली गटर बन रहा था, तो यही मेहता जी ने स्टेट न्यूज में कितनी बार आंदोलन किया, यही सर प्रताप नायक ने कितना आंदोलन किया, वो सबके क्लिप दिखा दे पब्लिक को। मेरा आरोप नहीं है, सच क्या वो बताइए। अब मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि ये सब चुनाव को लेके फंडा है, तो चुनाव का ये क्या फंडा है? ये शरद पवार फैमिली का क्या फंडा है? क्योंकि स्टेट इन्वेस्टमेंट जब भी नाम आता है तो शरद पवार फैमिली का नाम आता है सामने आगे। इसमें ऐसा है कि जब शरद पवार जी का जहीं पे कहीं कुछ नहीं तो नाम जोड़ो, आज राष्ट्रवादी का चिन्ह भी गया, अजित पवार भी गए, अभी फाइनेंस लोगों को लग रहा है कि इसी का, लोग यहाँ के बात कर, मेरा कहना नहीं, लोगों का ये कहना है कि पार्टी का सिम, पार्टी गई, नेता गए, अभी फाइनेंस का जो सोर्स है उसी पे ध्यान होके इसलिए इसका न्यूज़ बना जा रहा है। यही जी मीडिया है जिसने जिंदाल का कोलसे का न्यूज़ चलाया था, उसके बाद 100 करोड़ में सेट हुआ, यही भाई साहब जो डीएनए चला रहे हैं वही बंदा अंदर गए थे, रवि भाई साहब जो भी है। उसके बाद आज वो जिंदाल साहब, पहले तो न्यूज़ चला, फिर उसमें जी वाले ने पैसा लिया, फिर आज वो जिंदाल साहब आज भाजपा में गए, तो सेम स्टोरी, ये आज न्यूज़ चलेगा, फिर कुछ होगा, फिर पार्टी में कितने हजारों करोड़ों का मसला है ये? सच बोलो तो मीरा रोड में 7000 सोसाइटी बनी है, उसमें 30,000 फ्लैट और 30,000 स्क्वायर फुट गिनेंगे तो 7,000 इंटू 30, तो सब मिला के 21 करोड़ फुट का काम हुआ। पहले 95 से नए 2000 तक 50 रुपया था, फिर 100 हुआ, 150 हुआ, अभी 400 है, तो एवरेज 200 रुपया गिनेंगे तो 21 करोड़ फुट इंटू 200, 4200 करोड़ का कलेक्शन जो भी हुआ है वो वाइट में से, उसमें 25-30% वाइट है, बाकी सब सिस्टम में चला गया है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि पहले ब्लैक एंड वाइट था तो चलता था, अभी किसी के पास इतना रोकड़ा नहीं है, 300 रुपया रोकड़ा भरो और 100 रुपया भरो, इसलिए पब्लिक नहीं स्वीकारती है। और आप पूछेंगे आप लोग ने क्यों भरते हैं, जैसे हम लोग भी जायज सवाल मैं तो पूछूंगा, आप लोग क्यों भरते हैं? इसका 2 रीजन है ना, कि हम लोग प्रोजेक्ट लगाए, हमारा 50-100 करोड़ रुपया लगा है, हम कोर्ट में लड़ने जो टाइम चला जाता है तो हमारा परमिशन सच्चाई के लिए पीछे पड़ो, प्रोजेक्ट डिले हो जाए तो हमारा 10 करोड़ का नुकसान है, तो आदमी बोलता है टोल नाका भरो आगे निकलो। तो यही चीज तो नेताओं को भी इम्प्लीमेंट होती है, तभी खामोशी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, इसलिए है। मैं नेता नहीं तो वो लोग कैसे चलाते मुझे पता नहीं, बिजनेस में हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस का लॉस नहीं है, मैं अपना रास्ता निकल के आगे निकल जाता हूँ। मैं वोट की नोट के लिए काम कर रहा हूँ, नेता लोग वोट के लिए कर रहे हैं। आज पब्लिक, मीरा भाईंदर में पानी आ गया, रोड बन गया, इंफ्रा बन गया, कोई मुद्दा नहीं है तो उसी मुद्दा को सोसाइटी का वोट लेने के लिए मुद्दा का टाइम किया गया, कल कन्वेंस का मुद्दा सेम जागेगा। यही शांतिनगर की सीट है, इनकी सोसाइटी है, 10 साल से लोग रोड पे है, इलेक्शन के टाइम इंटरव्यू लेते हैं, फिर आप भी दबंगगिरी दिखाते हो, हर बार आप दबंग बता, तो आपकी दबंगाई कहाँ है सर? अभी ये बार आप क्यों आपका दबंग लेके स्टूडेंट, आप कितनी बार गए? आप भी तो दबंग खबरें 20 साल से चला रहे, आप पत्रकार होते, आपकी बिल्डिंग का भी आपने पैसा भरा है, क्यों भरा? तो पत्रकार भी क्यों भर रहा है, पॉलिटिशियन क्यों भर रहा है, पब्लिक क्यों भर रहा है और क्यों परेशान है? तो उसी के बारे में बात करनी चाहिए। गांव का प्रॉब्लम है, हम आपस में नेता, प्रजा और व्यापारी झगड़ना नहीं चाहिए, पत्रकार गांव वाले मिलके, ये जो गलत कानून है, मौका मिला है, जी मीडिया ने जिस तरह से फायदे के लिए कुछ भी चलाया है उसका बेनिफिट लेके परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आपको लगता है कि ये चुनाव तक मुद्दा रहेगा और चुनाव जैसे खत्म हो गया मुद्दा दब के रह जाएगा और फिर वही बंदर बाट हो जाएगी इन पर 4000 कुछ करोड़ के रुपयों के लिए? सर जो चला गया वो तो खत्म हो गया, अभी नया पब्लिक जाग गई है तो अभी वापस ये माहौल बनेगा, फिर अगले 5 साल के बाद इसी में कुछ न कुछ होगा, फिर 5 साल देखते हैं। देखिए किस तरह से योगेश जी ने पूरे मुद्दे पे प्रकाश डाला है और इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ के नगर नेता चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नेता भी चुप हैं और मेरी भी चुप तेरी भी चुप, इसी के आधार पर एक काम चलता रहेगा। सॉरी एक और कहना, ये तो खाली छोटा सा है, आज वसई विरार महानगर पालिका यहाँ तो खाली रेवेन्यू पे 150-200 रुपया है, मैं इससे भी बड़ा जो चल रहा है वसई विरार नाला सोपारा,
फॉरेस्ट की ज़मीन, गवर्नमेंट की ज़मीन, रिजर्वर की ज़मीन, प्राइवेट ज़मीन पे भी अनलीगल झोपड़े बनते हैं, विदाउट परमिशन का बनता है, स्टैम्प ड्यूटी का पैसा नुकसान होता है, वहाँ से इनकम होती है। और इतना बड़ा, ये खाली 4000 करोड़ का है। वैसे भी नाला सोपारा में पीएल आपने देखा होगा 30-40 हज़ार करोड़ का अनलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क का जो भी बिजनेस चल रहा है, उस पर तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे हिसाब से डीएनए को ये 3000 करोड़ की बजाय 30,000 करोड़ का जो चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो ऑनेस्ट है। तो वसे वीरा नाला सोपारा का न्यूज़ क्यों कभी नहीं आया, और खाली मीरा भाईंदर आज क्यों आ रहा है? और आप भी क्यों कभी दबंगगिरी नहीं दिखाई वसे विरार की? देखिए किस तरह से योगेश जी ने अपने दिल के छाले फोड़े हैं और उन्होंने अपना दुख दर्द बताया। कहीं ना कहीं ये भी छलनी हुए हैं, तभी तो इनका दर्द जाग रहा है। और इन्होंने कहा है कि अगर नेता इकट्ठे हो जाएं तो मजाल नहीं है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की कि वो किसी से भी लगान के रूप में पैसे वसूल सके। अब देखना है योगेश जी की जो आवाज़ हमारे जरिए शासन प्रशासन तक पहुंचेंगी तो उस पर कितना असर होता है और चुनावी मुद्दे को लेकर कितना असर होता है। क्योंकि जायज़ सी बात है, इतने सालों तक सभी खामोश रहे, चुनाव आते ही सभी की नींदें खुल गई और जागना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो कई हजार करोड़ों का मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं अजीत पवार जी ने पहले सिंबल को हासिल किया, अब सोच रहे हैं कि जो इकोनॉमी है शरद पवार परिवार की उस पर डाका डालें और उस इकोनॉमी को भी अपने पास कब्जे में ले लें। ये तो आने वाला वक्त बताएगा आखिर में सच्चाई क्या है, जनता तक तो पहुंचेंगी। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।